नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे टाउनशिप के चक्कर में विपक्षी दल टक्कर में। उत्तराखंड में सरकार में इंटीग्रेटेड टाउनशिप और एरो सिटी बनाने के फैसले का जमकर विरोध हो रहा है। डोईवाला में इसके विरोध में ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी ग्रामीणों और किसानों के समर्थन में आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आरोप है कि सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए राज्य की बेशकीमती जमीन को बेचने की फिराक में है, जिसका कांग्रेस लगातार विरोध करती रहेगी। वहीं राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि डोईवाला के मार्खम ग्रांट में एरो सिटी बनाने का प्रस्ताव नहीं है। जहां तक इंटीग्रेटेड टाउनशिप की बात है तो इसके लिए सरकार बिना किसानों की सहमति के उनकी जमीनों का अधिग्रहण नहीं करेगी। हालांकि मंत्री के आश्वासन के बावजूद डोईवाला में लगातार ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं एक तरफ तो नए शहर बसाने का विरोध हो रहा है तो दूसरी ओर ऋषिकेश में ग्रामीण सरकार के अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध कर रहे हैं। दरअसल प्रशासन द्वारा आईडीपीएल की आवासीय कॉलोनी में बुलडोजर चलाकर भवनों को गिराया जा रहा है। आईडीपीएल फैक्ट्री की लीज खत्म होने के बाद यह भूमि वन विभाग को हस्तांतरित हो चुकी है। कुल 833 एकड़ भूमि में 200 एकड़ भूमि एम्स को दी जानी है। बाकी भूमि पर पर्यटन विभाग को अपनी कार्य योजना के अनुसार काम करना है। 1500 आवासों को खाली कराया जाना है, जिसका लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में सरकार के इंटीग्रेटेड टाउनशिप और एरो सिटी बनाने के फैसले का जमकर विरोध हो रहा है। डोईवाला में इसके विरोध में ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी ग्रामीणों और किसानों के समर्थन में आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आरोप है कि सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए राज्य की बेशकीमती जमीन को बेचने की फिराक में है, जिसका कांग्रेस लगातार विरोध करती रहेगी। तो वहीं राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि डोईवाला के मार्खम ग्रांट में एरो सिटी बनाने का प्रस्ताव नहीं है। जहां तक इंटीग्रेटेड टाउनशिप की बात है तो इसके लिए सरकार बिना किसानों की सहमति के उनकी जमीनों का अधिग्रहण नहीं करेगी। हालांकि मंत्री के आश्वासन के बावजूद डोईवाला में लगातार ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही डोईवाला में भाजपा के नेता भी इस फैसले के विरोध में उतर आए हैं। वाला क्षेत्र मार्खम क्षेत्र में जिस प्रकार का माजरी क्षेत्र में जिस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है, वहाँ एरो सिटी बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार की तरफ से अभी नहीं है। साथ में जो टाउनशिप की बात भी यदि कुछ लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं तो सरकार का सीधा कहना है, मेरा भी सीधा कहना यह है कि बिना किसानों की सहमति या संवाद के कोई भी किसी भी किसान की जमीन एक्वायर नहीं करेंगे। हाँ, इसमें एक हमारा जोनल प्लान बनाने का यदि प्रस्ताव आता भी है तो भी सरकार वहाँ जनता के जितने भी वहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे संवाद करेगी, उसके बाद ही अंतिम निर्णय लेंगे। और उससे पहले यदि ये स्थिति भी आती है तो वहाँ चाहे सीवरेज का हो, पानी का हो, बिजली का है, जो भी अवस्थापना या इस प्रकार के संरचनाएं करने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो सरकार बनाएगी। इनका इरादा अपने चंद पूंजीपति स्वामियों को, जो स्वामी हैं भाजपा के, जो एक विशेष भूभाग के रहने वाले हैं, उनको लाभ पहुंचाना है। उसके लिए उत्तराखंड की बहुमूल्य धरती को उनके हाथों में सौंपा जा रहा है। और ये डोईवाला, उसके चारों तरफ के क्षेत्र और उधर आईडीपीएल की भूमि और पराग फार्म, ये सारी ज़मीनें उनको सौंपने का षड्यंत्र है। ये कोई इंटीग्रेटेड टाउनशिप नहीं है, ये इंटीग्रेटेड माल कमाओ और लूटो उत्तराखंड को, उसका कंसेप्ट है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। एसडीएम महोदय द्वारा आश्वस्त किया गया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है कि यहाँ पर टाउन सिटी बनाई जाएगी, लेकिन लोगों में बहुत आक्रोश है, ग्रामवासियों में बहुत आक्रोश है। हमारा एसडीएम महोदय के माध्यम से शासन तक यही आदेश पहुँचाना है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो एक बयान दे दें कि एरो सिटी या टाउनशिप का कोई भी मामला यहाँ पर नहीं है।
तो सभी ग्रामवासी उसमें आश्वस्त हो जाएंगे। वहीं राज्य में एक तरफ तो नए शहर बसाने का विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ऋषिकेश भी ग्रामीण सरकार के अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध कर रहे हैं। दरअसल प्रशासन के द्वारा IDPL की आवासीय कॉलोनी में बुलडोजर चलाकर भवनों को गिराया जा रहा है। IDPL फैक्ट्री की लीज खत्म होने के बाद ये भूमि वन विभाग को हस्तांतरित हो चुकी है। कुल 833 एकड़ भूमि में से 200 एकड़ भूमि एम्स को दी जानी है। बाकी भूमि पर पर्यटन विभाग को अपनी कार्य योजना के अनुसार काम करना है। वहीं इस मामले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल से फोन पर बात कर रहे हैं। इसके तहत हरक सिंह रावत ने बारिश को देखते हुए IDPL में अतिक्रमण हटाओ अभियान को तत्काल बंद करने का अनुरोध किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने उनको भी कहा भाई इस समय बरसात का समय है, बरसात के समय में तो मैंने कहा फिलहाल एक्चुअल क्या है ना कि फिर आगे आपको भी मौका मिल जाएगा बातचीत करने का, कोई रास्ता निकालने का। अभी तो आप फिलहाल DM को बोल के और DF को बोल के कि भाई और इसको उसको चीफ कंजर्वेटर को बोल के बरसात का समय बोलो इस समय फिलहाल 1-2 महीने से सितंबर तक तो वैसे ही स्थगित कर दो आप। साथ ही अग्रवाल को अपनी बातें मनवाने के भी टिप्स दिए। वीडियो के दौरान प्रेमचंद्र अग्रवाल भी अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को इस समय बंद करने पर सहमति जताते हुए सुनाई दे रहे हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद प्रेमचंद्र अग्रवाल ने हरक सिंह रावत पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने प्रेमचंद्र अग्रवाल के बयान पर कटाक्ष किया है। अपनी जगह पर सही भी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि प्रेमचंद अग्रवाल जी को इस तरीके की बात कहने से पहले उनको भी देखना चाहिए कि एक क्या कहते हैं व्यक्ति को पीटते हुए वो दिखाई दिए, और अध्यक्ष रहते हुए जो उन्होंने फाइल पास करने के लिए वित्त विभाग को भेजी थी उस पर वित्त विभाग ने गंभीर टिप्पणियां करते हुए रिजेक्ट किया था, और चुनाव के बाद जैसे ही वो मंत्री के पद पर बैठते हैं, वित्त मंत्री के पद पर, उस फाइल को सबसे पहले पास कर देते हैं। तो उनको इस तरीके की बातें करने से बचना चाहिए। कुल मिलाकर राज्य में एक ओर जहां सरकार के इंटीग्रेटेड टाउनशिप और एरोसिटी बनाने के फैसले का जमकर विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन के IDPL की आवासीय कॉलोनी में बुलडोजर चलाने का भी जमकर विरोध किया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो एक और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि राज्य की बेशकीमती जमीन बेचना चाहती है सरकार। एक और जहां पर सरकार चाहती है कि वो एरोसिटी और टाउनशिप बनाए, तो वहीं दूसरी ओर जो अवैध अतिक्रमण है उन्हें हटाया जा रहा है, जिसका विरोध भी लगातार किया जा रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र कुमार जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल थपलियाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ यूकेडी नेता, और सुभाष झा जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करूंगी मैं। टाउनशिप और एरोसिटी बनाने की बात करी जा रही है, इससे प्रीवियस भी हम लोगों ने चर्चा की है, और उस पर कहीं ना कहीं जो डोईवाला के ग्रामीण हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और वे आरोप लगा रहे हैं कि उनकी ज़मीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है और उनको जो उस ज़मीन का मूल्य है वो उन्हें नहीं दिया जा रहा, और साथ ही साथ उनसे पूछा भी नहीं जा रहा है। जिनकी ज़मीन है कम से कम उनकी परमिशन तो लेनी चाहिए ना। यशी जी, मेरे हिसाब से आज की डेट में जिस प्रकार से आपने ये बात कही है या जो भी इस तरीके की बात कह रहा है, मुझे तो सोच के और सुन के ही हंसी आ रही है। आप आज की डेट में ऐसे संभव है क्या इतनी बड़ी जमीन जिसमें एक बड़ी टाउनशिप बननी है उसको बगैर किसी को पैसे दिए, बगैर किसी को कुछ दिए आप कब्जा लेंगे? ये कौन सी दुनिया की बात है? ऐसा मेरे समझ से एक सिवाय हंसी के कुछ नहीं। देखिए, इस पे लगातार सरकार की ओर से बयान जारी हुआ है। माननीय प्रेमचंद शर्मा जी ने कहा है, संबंधित मंत्री है, उनका कहना माने उन्होंने जो कहा है और सबके सामने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा है। प्रेमचंद्र शर्मा जी, बात आना किसी प्रेमचंद्र शर्मा जी का आपने अभी प्रेमचंद अग्रवाल जी, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, मेरे मुंह से शर्मा जी निकल जाओ। प्रेमचंद अग्रवाल जी, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जिस प्रकार से अपना बयान दिया और पत्रकारों के सवालों को जवाब देते हुए दिया, तो मैं नहीं समझता ये इस तरीके की कोई
आज की डेट में कोई किसी की दुकान नहीं कब्जा सकता, आप कह रहे हैं कि पूरी पूरी खेत की जमीन ले लेंगे। और दूसरी बात, ये ठीक 2014 वैसे के ही बाद है जिन अतिक्रमण को आप हटा रहे हैं ना, अवैध अतिक्रमणों को, वो कैसे हुआ फिर जब आज की डेट में किसी की जमीन कब्जाई नहीं जा सकती? तो ये जो आप अवैध अतिक्रमण हटा रहे हैं वो क्यों हटा रहे हैं? फिर जरूरत क्या पड़ रही है? यशी जी देखिए, वैध और अवैध में अंतर मेरे हिसाब से अगर इस चीज को समझाना पड़े, एक मामूली किसी सामान्य 10वीं 12वीं के बच्चे से भी पूछ लेंगे तो बता देगा। जिसके नाम जमीन के कागज हैं, जिसका दाखिल खारिज है, जिसने खरीदी है, जिसके खरीदने की उसका टाइटल शो करता है, वो है वैध। और एक वो है अवैध, जिसके ऊपर कोई कब्जा करे बैठा है, कोई मजार बनाए बैठा है, कोई कुछ और बनाए कोई बैठा है। दस्तावेजों से छेड़छाड़ करा के भी अपने नाम जमीन करा लेते हैं। नहीं, दस्तावेजों से अगर छेड़छाड़ अगर किसी ने कराई है तो उसकी जांच होगी, पकड़ा जाएगा। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पे अगर किसी प्रकार की कोई टाउनशिप बनेगी तो उसका पूर्ण रूप से मुआवजा दिया जाएगा। अगर मान लो किसी से ली जाएगी, ऐसे कब्जाने का या ऐसी जिस प्रकार से एक लंबे समय तक सैकड़ों बीघे जमीन अभी खाली कराई है माननीय धामी जी ने, मजारों के नाम पे, जो वन क्षेत्र में अच्छी जगहों पे बड़ी बड़ी कॉलोनियों के अंदर दे दिया। अभी नैनीताल में देखिए कितनी बड़ी शत्रु संपत्ति जमीन खाली कराई है। वो सब जो है एक लंबे समय से इनका इतिहास रहा कब्जाने का। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि हम कब्जाएंगे, ये कांग्रेस का इतिहास था, उस पर कहीं ना कहीं अब ताला लग रहा है। अब ना तो यहाँ कोई यूनिवर्सिटी बनेगी ऐसी जो हमारे लोगों को नामंजूर होगी। यहाँ अगर बनेगी तो अच्छी टाउनशिप बनेगी, लेकिन लोगों की सहमति से, लोगों से बातचीत करके, लोगों की जमीन खरीद के, ना कि कब्जा करके, जैसे कॉलोनियां, बस्तियां, रेलवे की जमीन, शत्रु संपत्ति, वनों की जमीन पे एक विशेष समुदाय को बसा दिया जाता था। ये कांग्रेस राज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का राज। ठीक है, विपिन खन्ना जी क्या कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर? देखिए यशी जी, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा, ये जो बात बोलते हैं उसमें अलग बात होती है और जो करते हैं वो अलग होता है। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण ये है कि आपको जिस जनता ने वोट देकर सरकार में बिठाया है, मंत्री पद दिया, मुख्यमंत्री पद दिया, आज उन्हीं को उजाड़ने का काम जो ये राज्य सरकार कर रही है। आईडीपीएल की जमीन जो खाली करवा रहे हैं, जो कोर्ट का आदेश हुआ है, देखिए वैध है, कोई बात नहीं, कोर्ट का आदेश है, खाली होनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि इस समय संवेदनशील सरकार होनी चाहिए और कम से कम बरसात रुकना चाहिए। पहली चीज तो यह है कि आप जमीन खाली करवा रहे हैं, उधर दूसरा कह रहे हैं आप कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मकान देने का एक संकल्प लिया है। तो मेरा मानना है कि अब अगर आप खाली करवा रहे हैं तो पहले उनको कोई जगह दीजिए या आवास दीजिए। देखिए किसी का भी कोई चाहे वो अवैध है चाहे वो वैध है, सबसे पहले अगर आपका ये फर्ज बनता है कि अगर आप खाली करवा रहे हैं तो सबसे पहले सरकार का ये पहला फर्ज बनता है कि उस व्यक्ति को सबसे पहले आवास मुहैया करवाएं, उसके बाद उसे खाली करवाएं। देखिए यही प्रकरण हल्द्वानी में हुआ और यही प्रकरण शिफन कोर्ट मसूरी में हुआ और अब यही प्रकरण जो है आईडीपीएल ऋषिकेश में हो रहा है। तो आप उजाड़ने से पहले बसाने की बात करिए। देखिए वोट बैंक के लिए आप तुरंत अध्यादेश ले आते हैं। अभी हाई कोर्ट ने अवैध अतिक्रमण पर एक आदेश पारित किया था और जो भूमि जो नदी किनारे की भूमि थी उसको खाली कराने का आदेश दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वहां वोट बैंक नजर आया, वहां पर उनको कोई समुदाय नजर नहीं आया, वहां केवल वोट बैंक नजर आया। तुरंत अध्यादेश ले आए, कोर्ट के आदेश के खिलाफ अध्यादेश ले आए, क्योंकि वो एक बड़ा वोट बैंक है, वो एक बड़ी आबादी है जहां पर सेंधमारी हो सकती है, वहां पर तो आप अध्यादेश ले आते हैं। लेकिन जहां आपको लगता है कि यहां हमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है 200 400 500 वोट का, वहां आप तुरंत कोर्ट का आदेश का हवाला देकर लोगों को बेघर कर देते हैं, वहां रातों रात बुलडोजर चला देते हैं। आप ये नहीं देखते कि कोई बरसात है, सर्दी है, बर्फ पड़ रही है, गर्मी हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं देखते। लेकिन जहां आपको वोट नजर आता है वहां आप तुरंत कार्रवाई से बचने का प्रयास करते हैं। अभी त्रिवेंद्र रावत की सरकार जब थी और कोर्ट का आदेश आया था तो तुरंत 3 साल का अध्यादेश लेके आए थे
और उस अध्यादेश को दोबारा से इन्होंने विधानसभा के पटल पे रिन्यूअल कर दिया, तो वो अतिक्रमण नहीं था? क्या ये अतिक्रमण है? यदि आप लोग कोर्ट के आदेश को इतना मानते हैं तो फिर आवास की व्यवस्था करिए। जहां पर आपको कोर्ट का आदेश मानना होता है वहां तो आप जो है अध्यादेश लेके आ जाते हैं, जहां नहीं मानना होता है मतलब अपनी ढपली अपना राग, केवल वोट बैंक की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है इसको जनता देख रही है। लगता है ये मसला भी कहीं ना कहीं भू कानून पर आकर खत्म होता है। अगर हम इसकी नींव देखें, क्योंकि टाउनशिप और एरो सिटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि उत्तराखंड में भरमार हो गई है लोगों की, अचानक से आबादी बढ़ने लग गई है। अब वो आबादी अगर बढ़ रही है तो रहेगी कहाँ? और अगर भू कानून सख्त होता तो शायद इतनी आबादी नहीं बढ़ती। सुभाष झा जी अनम्यूट कीजिएगा। यसी जी, सबसे पहली मूल बात यह है कि वो हाई कोर्ट ने आदेश दिया उस जमीन को खाली कराने का, सरकार खाली कराए और सरकार को खाली कराने का हक है, वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस समय का जो चयन किया गया है वो घोर आपत्तिजनक समय है। अभी दिल्ली जो है मौसम विभाग रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जारी कर रही है। पूरा सरकार का महकमा जो है हलकान है आपदा से निपटने में। और इधर जो है जो लोग भीग रहे हैं, जो बारिश में है, उनको आप सड़क पे ला रहे हैं, तो आखिर उनको आपने उनके लिए इंतजाम क्या किया? ये कोई विदेश से आए हुए लोग तो है नहीं, ये अपने ही लोग हैं। दूसरा बात, जो हमारा जो संविधान है और भारत की मूल चेतना जो है वो मूल चेतना लोक कल्याणकारी राज्य का है। हम लोक कल्याणकारी सत्ता है, हम लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने वाली सरकार है, चाहे जो सरकारें हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, किसी का हो, सरकारें आती जाती रहेंगी। लेकिन सवाल है कि इससे आप लोगों को मैसेज देना क्या चाहते हो? दूसरे तरीके से जो सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं, जो छन के आ रही हैं, आगे क्या होगा वो तो आने वाले समय में बता ही देंगे सरकार के लोग और अपने काम से। लेकिन ये पूरा का पूरा महकमा होना ये चाहिए था कि ये 1500 लोग जिनको आप खाली करा रहे हैं, आप उनको ये कहते कि ये 1500 लोगों को इसी में हम जो है प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत इसमें भूमि देंगे, इसमें आवास देंगे, आप लोग यहीं रहिए, आपको ऐसे नहीं ऐसे शिफ्ट किया जाएगा। नंबर एक बात। दूसरी बात हो क्या रहा है कि इस बहाने जो ऋषिकेश और हरिद्वार के जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो उनके लोग हैं, उनके लोगों को ये बसाने की योजना है, ऐसा लोगों का कहना है। और इस बीच में जो ये बड़ी तेजी से ये काम कर रहा है, ये बात अब इसमें सच्चाई कितनी है हमारे रविंद्र भाई बताएंगे और आगे इन लोगों का काम बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये टाइमिंग जो है बहुत टाइमिंग गलत चुना सरकार ने। मुझे लगता है सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए था, इससे मैसेज बहुत गलत गया। रविंद्र जी क्या कहना चाहते हैं इस पर? अन्यथा प्लियाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले रविंद्र जी जवाब दीजिए। अनम्यूट कीजिएगा। नमस्कार। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ये कार्य कर रही है और समय और टाइम कभी भी कोई गलत नहीं होता है। हमेशा कोई ना कोई मौसम होता है, बारिश भी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है। और लगातार लंबे समय से ये अतिक्रमण था, कई बार लोगों को नोटिस दिया गया था इस विषय को लेके। और ये ऐसा नहीं था कि अचानक से ही एक दिन में कोर्ट गए और एक दिन में आदेश लेके आ गए। और दूसरी बात, जिस प्रकार से हमारे साथी पत्रकार ने कहा कि कार्यकर्ताओं को देना चाह रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा कौन से कार्यकर्ताओं को देना चाह रहे हैं, या कार्यकर्ताओं का ऐसा नाम लगा के आप ऐसी चर्चा है। मैं ये कर रहा हूँ कि ऐसी चर्चा है, आप स्पष्ट करेंगे? नहीं, देखिए कार्यकर्ता है या वोटर है, देखिए जिसने वोट दिया है वो कहीं ना कहीं सरकार जब बनी है तो वोट देने वाला ही भारत का नागरिक है और यहीं का रहने वाला है। अगर भारत के नागरिक को किसी को अगर कुछ मिल जाता है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा सुभाष भाई आप ही नहीं बोला था अभी। तो जिन लोगों के लंबे समय से जो अतिक्रमण करके बैठे थे या लंबे समय से उनके ऊपर कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट का फैसला देना पड़ा, इससे पहले बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। रविंद्र जी देखिए, ये सारी बात आपकी ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि हाई कोर्ट का फैसला है, तमाम चीजें हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन संवेदनशीलता तो होना एक व्यक्ति के अंदर होती है ना। और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कितने संवेदनशील हैं लोगों के प्रति। नहीं, संवेदनशील है, इसलिए आज पूरे देश में
लगभग हमने करोड़ों अगर मैं जो गलत है- नहीं हूं तो जो ऑडियो वायरल किया गया है, जो वीडियो वायरल किया गया हरक सिंह रावत का, वो इसी संदर्भ में था ना रविंद्र जी? देखिए जी बिल्कुल। देखिए हरक सिंह जी एक बड़े सुलझे हुए नेता है, बड़े नेता है। उनको मैं नहीं समझता, एक बड़ी एक चीप ट्रिक है, मैं इसे चीप ट्रिक कहूंगा हरक सिंह रावत जी की। एक दो जनों के बीच में एक बात चल रही है फोन पे, और दोनों ही बड़े धांसू नेता हैं इस प्रदेश के, और एक दोनों के मेरे ख्याल से मित्रता भी होगी कहीं ना कहीं, पुराने नेता हैं। अब आपस में बात करते हुए, आपस में जब बात कर रहे हैं, ना तो वो मंत्री की हैसियत से बात कर रहे हैं और ना ही हरक सिंह जी मंत्री होने की हैसियत से उनसे बात कर रहे हैं। उनसे जो आपस में बात हुई उसको इस तरीके से वायरल करना एक चीप ट्रिक कहूंगा। हरक सिंह रावत जी को अब ऐसी ट्रिक अपनानी पड़ रही है अपने आप को इस राजनीति में बनाने के लिए। ये कहीं ना ठीक है रविंद्र जी, मैं वापस आती हूँ। अनिल थपलियाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो ग्रामीणों के समर्थन में है, और ग्रामीण जो है वो इस जो टाउनशिप है इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? धन्यवाद मैम आपका। यशी जी, आपने मुझे आमंत्रित किया डिबेट्स में। मैं एक्चुअली ये जानना चाहता हूँ कि जो ये अतिक्रमण को लेके है, और वर्तमान सरकार का यही कहना है बार बार कि ये अतिक्रमण है, ये अतिक्रमण है, और जो ये अपने आप अपनी उसमें कहते हैं कि हम डेवलपमेंट की बात को लेकर, ये अभी जो बात चल रही है कि वाला ऐसे क्या नाम डोईवाला क्षेत्र में कहाँ पे ये जो है उसको डिस्ट्रिक्ट बनाना अच्छा शहर बनाना चाह रहे हैं, और अन्य जगह पर डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये शहर को छोड़ के बाहर क्यों जा रहे हैं? ये जो अतिक्रमण की बात करते हैं, अतिक्रमण आज ही इनको पता लगा है कि अतिक्रमण है। ये अतिक्रमण नहीं है, ये आवंटित भूमि है। शायद भाजपा के प्रवक्ता श्री रविंद्र जी भूल रहे होंगे कि एक पट्टे की जमीन होती थी, और कभी जब गठबंधन की सरकार थी कांग्रेस और भाजपा की, उस समय उनके जमाने में भी इस पर रजिस्ट्री हुई थी, और वो जमीन आवंटित थी। वहां पे शिवांगी को तुड़वा के उठवा के, और इस प्रकार की बातें आप जनता के सामने लेके क्या जताना चाहते हैं आप कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है? आपके पास जो मेन प्रोजेक्ट है, आपके पास जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट पे काम क्यों नहीं करते हैं? आपके पास स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, आपके पास रूरल के लिए कोई बजट आया होगा उसका, आपके पास आपदा की बड़ी समस्या है, आपके पास पलायन की समस्या है, आपके पास दुनिया भर की समस्याएं हैं, आप उसको लेके काम क्यों नहीं करते हैं? आप शहर के अंदर ही क्यों घुसे हुए हैं? आप शहर के अंदर ही क्यों डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? अरे भाई, उत्तराखंड की जो मांग थी वो कुमाऊं गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों को लेके थी, तराई क्षेत्रों को लेके नहीं थी। अनिल जी जी तो मैम मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये इनसे ये मैं जानना चाहता हूँ कि जहां ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जहां ये बनाने की बात कर रहे हैं, तो जो शहर है उसको अच्छा बनाए ना। ठीक है रविंद्र जी जवाब दीजिए कि आपके पास दुनिया भर के काम है करने के लिए, स्मार्ट सिटी का काम आप कर नहीं पा रहे हैं, टाउनशिप का एक नया शिगुफा क्यों? जो है पहले उसे तो पूरा कर लीजिए। आपके पास 5 करोड़ से ऊपर का बजट आया सिटी को लेकर के। अनिल जी रुकिए जरा, रविंद्र जी से सवाल है, मैं आती हूँ आपके पास। रविंद्र जी, ये फिल्टर मशीन है भाजपा, फिल्टर मशीन है। इतना अच्छा पढ़ लिख के, इतना अच्छा लिख के मतलब बोलना आता है इनको कि जनता बहुत जल्दी ही इनके सब बोली वाली जनता है उत्तराखंड की। मैं जानना चाहता हूं एक प्रश्न इनसे, मैं भी उत्तराखंड यूकेडी पर्वता के नाते नहीं बोल रहा हूं, मैं एक आम आदमी नागरिक के नाते पूछ रहा हूं उत्तराखंड के। क्या आप ये बताइए कि उत्तराखंड की मांग पहाड़ों को लेके थी, तो पहाड़ों में क्या विकास है? आपने रविंद्र जी आपसे मैं जवाब लूंगी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आपको बता दें कि टाउनशिप को लेकर अब कहीं ना कहीं उत्तराखंड में बवाल छिड़ा हुआ है। डोईवाला में ग्रामीण इस टाउनशिप को बनाने को लेकर विरोध कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि उनकी जमीन का ठीक मुआवजा नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ बिना पूछे उनकी जमीन को हथियाया जा रहा है।
आज हम इसी पर चर्चा करें। आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले रविंद्र जी आपका जवाब चाहूंगी मैं। अनिल थपलियाल जी ने जो भी कहा। देखिए, मैं अनिल थपलियाल जी, मैं एक इनके पहले तो ये लिखना चाहिए था, ये यूकेडी कौन से वाली यूकेडी से हैं? इनमें कई सारे अभी तोड़ बट्टे हैं। आप बड़ी अच्छी पहाड़ की और बातें हमें बता रहे थे विकास की। आप एक अधिवेशन तक तो करा नहीं सके। यहाँ पे यूकेडी का अधिवेशन कह रहे देहरादून में करेंगे, आपका एक गुट कह रहा है गैरसैंण में करेंगे, कुछ कह रहे नहीं हम गैरसैंण जाने के नहीं, वहां पानी बहुत बरसता है। तो आप हमें ज्ञान ना दें। आप अपने, पहली बात तो आप अपने में ध्यान रखें और अपना आपको कौन क्लियर लिखें। आप कौन से आपको गुट, ज्ञान कौन दे? आपको विपक्षी दल ज्ञान ना दे, हमारे ध्यान की आपको जनता ज्ञान ना दे, आपको एंकर ज्ञान ना दे, आपको ज्ञान दे कौन रहा है? कहाँ से आ रहा है ज्ञान? संगठन का मामला है ये। अपने आप में एक क्षेत्रीय शीर्ष पे खंड आंदोलन के दौरान नेतृत्व करने वाला यूकेडी है। ये कौन सी भारतीय यूकेडी है? आप यूकेडी कौन सी वाली यूकेडी? आप कौन से दल है? यूकेडी के कौन से गुट में है? अरे अनिल जी, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्लियर करें, आप यूकेडी के कौन से गुट में? आप वो छोड़ दीजिए। अरे रविंदर भाई को कौन सी यूकेडी है, इस पे थोड़ी बहस चल रही है, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? रविंद्र जी, मैं तो आपसे ये कह रही हूँ ना कि आपको ज्ञान नहीं दे रहा है कोई, आपसे सवाल पूछ रहा है। आपको ज्ञान देने की हमारी क्या बिसात? आप तो खुद ही प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, आपके पास ज्ञान का सागर है सर। थोड़ा हमें भी टिप्स एंड ट्रिक्स दे दिया करिए। मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा, मैं अनिल भाई से कह रहा था कि यूकेडी हमें ज्ञान दे रही पहाड़ की तरफ। चलिए आशीष जी इंतजार कर रहे हैं उनके उन सोच। आशीष जी के पास भी बहुत सारा ज्ञान है। आशीष जी, आशीष जी, रविंद्र जी, अनिल थपलियाल जी, मेंटेन द डेकोरम। मैं कहती हूँ हमेशा कि प्लीज एक सेकंड, अनिल थपलियाल जी प्लीज रुकिए जरा। आशीष नौटियाल जी का रिएक्शन लेना जरूरी है। आशीष नौटियाल जी क्या कहना चाहते हैं? ये जो इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। ग्रामीण जो हैं वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि हरक सिंह रावत को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उनको वीडियो जो है वो वायरल करना पड़ा? निश्चित मैडम, देखें, ये जवाब तो हरक सिंह रावत जी दे सकते हैं, उन्होंने वीडियो क्यों वायरल किया इसका मुझे समझा नहीं। हाँ, वीडियो मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है, सबने देखा है। अब उन्हें क्या जरूरत पड़ी ये तो वही बता पाएंगे मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से। नहीं, मुझे ये बताइए, क्या आप इसे जायज ठहराते हैं कि एक मंत्री से बात करने के लिए आप उसका वीडियो बनाएं और उसके बाद उसे वायरल करें? ये क्या आप इसे जायज ठहराते हैं या कांग्रेस पार्टी इसको जायज ठहराती है? मैं सिर्फ इस पर इतना रिएक्शन, उसके बाद मैं मुद्दे पर आती हूँ। ये एक पर्सनल बात थी, एक पॉलिटिकल बात नहीं थी, और उन्होंने अगर पर्सनल बात को सार्वजनिक करा तो ये वही ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, दूसरा मैडम, जो मेन जो मुद्दा है उसकी बात करेंगे। देखिए, टाउनशिप बन रही है, अच्छी बातें हैं, बननी चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, राज्य का विकास होना चाहिए, सब यही चाहते हैं। लेकिन जो टाउनशिपें मेरे बनी हुई हैं, जो शहर आपके बने हुए हैं, उनके क्या हालात हैं? अभी मैं देहरादून से ही आ रहा हूँ, जिसमें और आरा घर का एरिया, इतना पानी भरा हुआ है मैडम, पूरे आरा घर में, मतलब वहां पे दुकानदारों की दुकानों में ग्राहक आज आएंगे नहीं, इतना भयंकर पानी भरा हुआ है। तो आपसे ये तो संभल नहीं रहा है। आप जिनकी जमीनें एक्वायर करना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, उनसे आपकी बात बन नहीं पा रही है। अभी मैडम बद्रीनाथ के अंदर तीर्थ पुरोहित, मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा था, आज भी हड़ताल में बैठे हुए हैं। तीर्थ पुरोहित जो हमें आशीर्वाद देते हैं और हम लोग मानते हैं तीर्थ पुरोहितों के आशीर्वाद से हमारा जीवन धन्य होगा, वो तीर्थ पुरोहित अपनी सरकार से मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, ना कि पूजा पाठ में बैठे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का और क्या होगा? तो स्थिति मैडम बड़ी नाजुक है, और राज्य की स्थिति भी आपको पता है कि कितना, तो इस समय पैसों के नाम पे, मतलब हर के रह जाए और आगे विकास हो ही ना। तो विकास की बात करें, डेवलपमेंट होगा, सब दिखाएं, का ये हाल नहीं होना चाहिए। अच्छी व्यवस्था बनाए तो सब आपके साथ है। रविंद्र जी, कई बार मुझे लगता है मैं वो रह कर उठ रहे हैं,
नहीं देखिए, सवाल करना आपका भी काम है और विपक्ष का भी पूछना सवाल काम है, लेकिन वाकई में स्मार्ट सिटी में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और रविंदर भाई अब आपको अच्छा ही दिख रहा, आपको अगर दिन में रात दिख रही तो आपको कौन समझाएगा ये दिन है? इसको लेके परेशान बात हकीकत है। एक कहावत कही जाती है, मैं उस कहावत को पूरा नहीं करूंगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सावन चल रहा है ना, पूछे कितना अच्छा कार्य हो रहा है और आपके खजानदास जी बताएंगे कितना अच्छा कार्य हो रहा है। देखो कितने खुश हुए यसी जी, आपने ऐसा सवाल पूछ के इनको ऐसा कर दिया। अब आप एक बात बताइए, दिल्ली जैसा शहर, मैं तो दूर रखना चाह रही थी इस मुद्दे को, लेकिन ठीक है, आपने देश की राजधानी दिल्ली, दोनों का कैसा लगता है? आप लगाइए उस राज्य में आम आदमी पार्टी किसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के पास जब से एमसीडी थी, पूरी दिल्ली नहीं देखिए, दिल्ली पे नहीं, दिल्ली के लिए आप समझिए ना रविंद्र जी, दिल्ली के लिए हमारे पास अलग एक डिबेट शो है जिस पर हम दिल्ली पर भी बात करते हैं, लेकिन ये उत्तराखंड का बुलेटिन है, आप समझिए ना, उत्तराखंड का देवभूमि का दंगल है ये, हम पूरे देश का दंगल नहीं कर रहे हैं बैठ के। यशी जी स्मार्ट सिटी दिल्ली आज से 20 साल पहले शीला दीक्षित जी कहती थी कि हमने बना दी, आज लाल किले को तो यमुना जी बह रही थी। आप बताइए ना, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अनिल थपलियाल जी एक सेकंड, रविंद्र जी नहीं, मुद्दे से अलग बात नहीं होगी, रविंद्र जी नहीं, अनिल थपलियाल जी, अनिल थपलियाल जी, डिबेट जो है स्टेट्स का है, समस्याएं स्टेट उत्तराखंड की है, हिमाचल और मेघालय मणिपुर यहाँ की है। अभी हम बात कर रहे हैं देहरादून उत्तराखंड, कुमाऊं गढ़वाल दो मंडल की, उसकी बात कर रहे हैं, और देहरादून राजधानी स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी में अब तक क्या कर पाए, पूछने का मतलब आप ये मत पूछे किस गुट से हो, मैं एक आम नागरिक हूं, मैं उत्तराखंड क्रांति दल का प्रांतीय प्रवक्ता हूं। आप मुझसे गुट मत पूछिए, मैं आम नागरिक की हैसियत से पूछ रहा हूं आपसे। आप ये पूछिए कि आपसे मेरा ये प्रश्न है कि आप ये बताइए स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, बाहर क्यों एंटर कर रहे हैं आप? आपके पास कौन केवल हरिद्वार ऋषिकेश की जिम्मेदारी थी? आपके पास कुमाऊं गढ़वाल भी है, सरकार उत्तराखंड पूर्ण है, पूर्ण बहुमत। ठीक है, मैं वापस आती हूँ। अनिल जी आपकी आवाज बहुत ब्रेक कर रही है, अनिल जी आपकी आवाज बहुत ब्रेक कर रही है, मैं वापस आती हूँ आपके पास। सुभाष झा जी, कहीं ना कहीं देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव है और मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन चुका है। वो किसी भी मुद्दे पर बात करें, वो घूम फिर कर स्मार्ट सिटी पर ही आ जाता है। और स्मार्ट सिटी अगर एक ऐसा प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और अगर ये ऐसी मिसाल पेश करेगा तो आगे ये जनता को क्या जवाब देंगे? सुभाष जी अनम्यूट कीजिएगा। यहाँ नियो मेट्रो ट्रेन था, वो भी अधर में लटक चुका और उसके लिए भी अर्जियां पर अर्जियां आ रही हैं। ये और स्मार्ट सिटी आप मत बोलिए, ये तो रविंद्र भाई को थोड़ा चुटकी ले लूं, ये ओवर स्मार्ट सिटी होने जा रहा है देहरादून। सभी जगह जो है गड्ढे हैं, अभी जाके देख लीजिए, सब जगह गड्ढे में पानी भरे हुए हैं। डेंगू से जो है चारों तरफ डेंगू के मच्छर जो है लोगों के स्वागत करने के लिए तैयार है। हर जगह चुटके से वो आते हैं, स्वागत करके चले जाते हैं। मैक्स में चले जाइए, वहां चले जाइए, हर जगह जो है हॉस्पिटल में मरीज मिल जाएंगे प्लेटलेट्स के चक्कर में घूमते हुए। और ये सारे प्लेटलेट्स के चक्कर में इसलिए घूम रहे हैं कि जो खड्डे खुदे वो खड्डे भरे नहीं गए और वो खड्डे में पानी जमा है और मच्छर वहां से पनप रहे हैं और इससे हॉस्पिटल का रोजगार बहुत सुचारू चल रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि स्मार्ट सिटी नहीं, ये ओवर स्मार्ट सिटी है। और रविंद्र भाई को चूंकि ये ट्रेनिंग ही दी गई है भाजपा प्रवक्ताओं की कि अगर उत्तराखंड की बात हो तो मणिपुर की बात कर दो, मणिपुर की बात है तो दिल्ली की बात कर दो, दिल्ली की बात हो रही है तो मणिपुर की तो बिल्कुल बात मत करो। तो ये तो इसके लिए इसमें देखिए, इसमें आप लोग बार बार कहते हैं रविंद्र भाई को कि आप उत्तराखंड पे बात करो। अरे भाई साहब, उनको यही ट्रेनिंग दी गई है, इसलिए उनको प्रवक्ता बनाया गया है। और आप बात कर रहे हो कि उत्तराखंड की बात करें, फिर उत्तराखंड की बात करेंगे तो फिर वो प्रवक्ता रह ही नहीं पाएंगे। थोड़ा समझा कीजिए। खैर, अब मैं मुद्दे पे आता हूँ।
मुद्दा ये है कि स्मार्ट सिटी का मुद्दा बार बार इसलिए आ रहा है कि चूंकि बहुत जोर शोर से पूरे देश में ये प्रचार किया गया था कि 100 स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी, अभी तक एक भी सिटी को स्मार्ट नहीं बनाया जा सका। अब ये अगर देखना है तो मैं सारे लोगों से कहता हूं, फिर रविंद्र भाई को मैं चुटकी लूंगा कि आप लोग भाजपा दफ्तर में जाइए और वहां से जाकर के चश्मा लाइए, फिर आपको उस लेंस से दिखेगा, बाकी जगह फिर नहीं दिखेगा आपको। वहां लेंस लीजिए और फिर शहर घूमिए, फिर आपको दिखेगा शहर कितना स्मार्ट हुआ है। अब आप लोग नहीं देख पा रहे हैं तो इसमें भाजपा की क्या गलती और हमारे रविंद्र भाई को क्यों आप लोग परेशान कर रहे हैं बेवजह। रही बात, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, अब आता हूँ मैं मुद्दा पे आईडीपीएल की। आईडीपीएल में देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत गंभीर बात है कि जिस समय बारिश का मौसम है, आप उस समय लोगों को बेघर कर रहे हो। किसी के बच्चे हैं, किसी के बूढ़े हैं, किसी के घर में कोई बीमार है। सुभाष जी, लेकिन अभी रविंद्र जी ने कहा कि मौसम तो कुछ ना कुछ होगा, कभी आप कहेंगे कि गर्मी है, कभी आप कहेंगे बरसात है, कभी आप कहेंगे ठंड है। ये इनकी असंवेदनशीलता है, ये भाजपा का चरित्र बताता है। ये कितने असंवेदनशील लोग हैं कि आप बारिश की तुलना करें जाड़े से, जाड़े की तुलना करें गर्मी से, और जब बात बारिश की हो तो जाड़ा पे उठा दीजिए, जब बात जाड़े की हो तो गर्मी पे ले आके छोड़िए। ये हाल है। अभी बद्रीनाथ की बात हमारे एक साथी प्रवक्ता ने कहा, बद्रीनाथ में इतनी बुरा हाल है कि बद्रीनाथ में अभी गया था 15 दिन पहले। अब सोचिए कि तीर्थ पुरोहित लोग जो है बाहर में बैठे हुए हैं, बाहर वाले लोग जो है आकर के भटक रहे हैं, किसी को कहीं कुछ नहीं मिल रहा, किसी को कहीं कुछ नहीं मिल रहा। मास्टर प्लान के नाम पर जो वहां ध्वस्त हुए हैं और जो ध्वस्त किया गया है, जा करके कभी रिपोर्टिंग के लिए किसी को भेजिए तो फिर पता चलेगा। खैर, बहरहाल रविंद्र भाई के बात से इतना तो पता चल ही गया कि ये घोर असंवेदनशील भाजपा है। जो भाजपा के लोग ये कहें कि ये भाई साहब बरसात में जो है कोई न कोई मौसम तो रहेगा ही, आपको इसमें असंवेदनशीलता नहीं झलकती? ठीक है, मैं इस पर आती हूँ। विपिन खन्ना जी, क्या कहना चाहते हैं? यशी जी, इसमें हमारा ये कहना है कि इसमें 2-3 बातें निकल के आती हैं। सबसे पहले तो अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल पूछा जाए किसी प्रदेश को लेके, तो वो तुरंत ये कहते हैं देखिए वहां क्या होता है। ये अपनी कमी नहीं बताएंगे, दूसरी कमी पहले बता देंगे। क्योंकि इनसे मणिपुर की अगर बात की गई तो इन्होंने राजस्थान का नाम लिया, इन्होंने पश्चिम बंगाल का नाम लिया। आज उत्तराखंड की बात हो रही तो दिल्ली पहुंच गई, तुरंत दिल्ली की ट्रेन पकड़ते हैं और पंजाब की ट्रेन पकड़ते हैं। ये बड़ी समस्या है, पता नहीं ये कहाँ से लोग सीख के आते हैं। दूसरी चीज ये है कि अभी रविंद्र भाई ने कहा कि कोर्ट का आदेश है जिसका पालन सरकार कर रही है। तो मेरा दोबारा से सवाल यही है कि कोर्ट का आदेश तो नदियों के किनारे बसी हुई अवैध बस्तियों के लिए भी था, तो आप वहां पर अध्यादेश क्यों लेके आए थे? चलिए, अगर आप वहां वोट बैंक देख रहे थे तो कम से कम इतना संवेदनशील होना चाहिए था आपको कि अभी बरसात है, 1-2 महीने आप रुक सकते थे, और रुकने के बाद अगर आवाज। ये चारों में से एक में भी, एक वादे में भी जो जनता से इन्होंने किए थे, उसमें से एक भी ये 100% मार्क नहीं ले पाए। किसी पे भी ये अंकुश तो लगा देते हैं। रोकना तो बहुत बड़ी बात है, करना तो बहुत बड़ी बात है। अब आप स्मार्ट सिटी की बात कर, उसके टाउन बसाने की, टाउन में शहर बसाने की बात कर रहे हैं। आप अपने नाक के तले जो पानी भरा हुआ है, अभी तक उस पानी की निकासी चौक हो रखी नाले, इनका गहरी नींद में सो रखा है। क्या नाम है ये, वो नगर निगम, इनको कोई चित नहीं है। अपनी सरकार, वार्ड मेंबर, इनके वार्ड मेंबर, अरे कम से कम छोटे से छोटे कार्यकर्ता, अगर इनकी सरकार है और इनको जनता ने विश्वास करके अपने राज्य की बागडोर दी है, तो ये विकास के लिए दी थी ना, कि आप छोटी छोटी समस्याओं को लेके और बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान करें। आप तो अपने नाक के घर के पीछे तो देख नहीं रहे हैं, आप ये तो पूरा नहीं कर पाए। अब पैसा आया होगा, वो 400 कुछ करोड़ रुपए आया, आप तो क्या करें, तो अब करते हैं 4 शहर बसाते हैं। अरे पहले स्मार्ट सिटी का था, पहाड़ों में इतने बुरे हाल हैं, इतने बुरे, अस्पताल 200 बेड का है, डॉक्टर 4 है। परसों एक डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 5 साल में, सही कहा उन्होंने, कोई गलत नहीं कहा। पिछले डिबेट में के न्यूज में भी कहा था कि पिछले 5 सालों से कम 10% जो है वृद्धि हुई है मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर्स की। ठीक है, आप एक 200 बेड के अस्पताल में 2 सर्जन रखे हैं आपने, और उनके नीचे 200 ट्रेनिंग रखे हैं। क्या वहां जनता मारने के लिए रखे हैं क्या? आपके पास डॉक्टर नहीं है क्या? आपके पास, आप कह रहे हैं हमने मेडिकल कॉलेज खोले हैं, तो आपकी सरकार तो 10 साल पूर्ण करने जा रही, 7 साल तो हो ही गए। 7 साल में किया क्या? 7 एक कार्य बताइए जो आपने 100% किए होंगे।
और जो ये बजट आ रहा है जा कहाँ रहा है, कहाँ एक्सपेंस। अनिल जी, मैं वापस आती हूँ। सुभाष झा जी, देखिए लोकसभा चुनाव 2024 के नजदीक है। बड़ी बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा? क्या यूसीसी काफी है इनको जिताने के लिए? वो सिर्फ यूसीसी के भरोसे क्या ये चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि जो जितनी भी धरातल पर चीजें, अगर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का ये हाल है तो हम और चीजों के लिए तो एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है हमारे पास। नहीं तो वही मैं अनिल जी, मैं आऊंगी सुभाष झा जी से प्रश्न है ये। सुभाष जी, देखिए मूल सवाल ये है कि ये लोग इस बात को, मुझे लगता है कि क्या जो कार्यकर्ता हैं बीच के, वो सरकार को ठीक ठीक रिपोर्ट जो है नहीं दे पा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है, और पूरी की पूरी काम का शैली जो है वो बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया है। नेता लोग जो है सिर्फ अपनी बात करते हैं, नीचे लेवल पर जो काम हो रहा है वो आप बिलीव नहीं करेंगे, मंत्री तक को पता नहीं है। अभी आप प्रेमचंद अग्रवाल जी की बात सुना होगा आपने, उन्होंने क्या कहा कि ये ऊपर का आदेश है। भाई साहब, मंत्री आप हो तो फिर इसके बाद किसका आदेश है, और वो भी आप कैबिनेट मंत्री हो। तो सवाल है, ये समझिए कि ये पूरी सरकार ये दिखाने के लिए सारे मंत्री हैं, इसका मतलब कोई और चला रहा है, इसका मतलब आदेश कहीं और से आ रहा है। जो आदेश दे रहा है उससे जमीनी धरातल का पता नहीं, जिसे जमीनी धरातल का पता है वो उसका आदेश से कोई लेना देना नहीं। इसको हरक सिंह रावत और अग्रवाल जी के बात को इतने हल्के में मत लीजिए। इस बात पे लीजिए कि एक मंत्री जो उस विभाग का मंत्री है, उसका ये कहना है कि ये ऊपर का आदेश है। आखिर ऊपर का आदेश किसने दिया? दामी जी ने दिया, कोई और आदेश दे रहा है? आखिर ये देने वाले कौन लोग हैं? और जो लोग हैं, क्या उन्हें पता है यहाँ की जमीनी हकीकत, यहाँ का मौसम, यहाँ की लोगों की दुश्वारियां? अगर नहीं पता है तो फिर ये बताना किसका काम था? ये समझिए, ये यहाँ स्मार्ट सिटी में भी यही काम हो रहा है कि आदेश कहीं और से पारित हो रहा है, सामने के जो लोग हैं उन्हें कुछ पता नहीं है, जो पता है वो जवाब आपको भटकाने के लिए मिलेंगे। बात कीजिएगा उत्तराखंड के, वो ले जाएंगे आपको राजस्थान घुमाने। ये कार्यशैली बन चुकी है, और निश्चित तौर पे इसका खामियाजा आने वाले 2024 में भाजपा को मिलेगा, और ये दिख जाएगा। लोग अंदर से काफी गुस्से में हैं, ये लोग उस गुस्सा को समझ नहीं पा रहे हैं, और अगर समझ रहे हैं तो हंस करके मुस्कुरा करके इन लोगों ने ये मान लिया है कि हमारा जो हानि होगा होगा। हम बस चूंकि वक्त की कमी है, आशीष जी एक रिएक्शन आपका चाहूंगी, इसके बाद विपिन जी आपका। आशीष जी, निश्चित ही मतलब जनता बहुत त्रस्त है, और सरकार को जनता के मेन मुद्दों पे ध्यान देने चाहिए, ना कि जिस तरीके के यूसीसी का मुद्दा या अन्य मुद्दे जो आप लोग बताते रहते हैं, छिन्नों के माध्यम से पता लगता रहता है, उन मुद्दों पे क्षेत्र की और जनता की असली समस्याओं पे अगर काम करें तो बहुत अच्छा होगा, क्षेत्रवासियों को राहत मिले। सबसे बड़ी बात यही है, चाहे सरकारें किसी की भी हो, लेकिन आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए। विपिन खन्ना जी, देखिए, हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी केवल मुद्दे भटकाने का जो प्रयास कर रही है, ये जो कभी शहर बसाने की बात करती है तो कभी कोई नया शगुफा छोड़ती है, तो मेरा मानना है कि सबसे पहले जो उत्तराखंड की मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, रोजगार है, पलायन है, स्मार्ट सिटी है, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिससे जनता जूझ रही है, तो पहले उस समस्याओं का समाधान करे, ना कि उस समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए नए जो कार्यक्रम जो रोज दे देते हैं ये लोग, उससे थोड़ा सा किनारा करें। ठीक है। सुभाष जी, इस पर आपका भी रिएक्शन मैं चाहूंगी कि जिस तरीके से अगर हम बात करें विपक्षी दलों की भी, तो उनकी क्या भूमिका आपको नजर आ रही है? देखिए, उत्तराखंड का विपक्षी दल को जितनी आक्रामकता विपक्षी दलों में होनी चाहिए, आप ये मान के चलिए, ये छोटा प्रदेश है, सब एक दूसरे के संबंधी हैं, सब एक दूसरे से भेंट मुलाकात होती है, यहाँ बात कुछ और होती है, वहाँ बात कुछ और होती है, और ये मैक्सिमम नेता लोग एक दूसरे से सबका मिलना जुलना होता है, और मिलना जुलना सिर्फ मिलने जुलने के स्तर पर नहीं होता है। अभी आप देख लीजिए ना, अभी हरक सिंह रावत ने प्रेमचंद अग्रवाल को फोन किया, बड़ी खुल के दोनों की बातचीत हो रही है, दोनों ये भूल गए कि वो भाजपा के मंत्री हैं और ये विपक्ष के नेता हैं। वीडियो वायरल हो गया, अब सब सामने है। सवाल ये उठता है कि इस घालमेल को यहाँ समझना पड़ेगा, यहाँ विपक्ष को भी जिस तेवर के साथ, जिस अंदाज के साथ विरोध करना चाहिए, वो सिंबॉलिक विरोध होता है, जमीन पे उतना बड़ा विरोध नहीं होता है जितना विरोध होना चाहिए। जो प्रतिरोध का तरीका, एक जितनी आक्रामकता दिखनी चाहिए, विरोध का जो तरीका लोगों के बीच जाकर के दिखे, वो विपक्ष भी अपना काम नहीं करता है।
ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे जो टाउनशिप बनाने की बात सरकार द्वारा कही गई है, उसका विरोध जगह जगह पर ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि जो स्मार्ट सिटी का काम है उसे तो पहले पूरा करे सरकार, उसके बाद अन्य निर्माण की बात की जाए। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।